हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारी मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसका पूरा क्या मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम स्टडी करते हैं। मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या क्या स्टेप हो रहे हैं मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने में, क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही है, ये हम स्टडी करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी में। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा स्किप कर देते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, मैं इसे नहीं समझ पाऊंगा, इसलिए मैं कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लेता हूँ। लेकिन नहीं, आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपका चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, या कोई भी दूसरा एग्ज़ाम हो आपका, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। मतलब फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लीजिए आप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये थियोरी दी किसने है, स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी दी किसने है। तो ये थियोरी दी है एफ हक्सले और एच.ई. हक्सले ने ये थियोरी दी है। ठीक है, वैसे इनसे अलग बहुत सारे और साइंटिस्ट थे, जो एक पूरी टीम थी, मतलब जिन लोगों ने मिलकर के इस थियोरी को फाइनली दिया। 1954 में दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ बुक्स में दोस्तों आपको खाली मिल जाएगा कि एफ हक्सले ने ही ये थियोरी दी, कुछ बुक्स में सिर्फ आपको मिलेगा कि नहीं ये एच.ई. हक्सले ने ये थियोरी दी, सिर्फ एक नाम मिलेगा। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, हक्सले ध्यान रख लेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा। और कुछ बुक्स में 4 साइंटिस्ट के नाम भी मिलते हैं, कुछ बुक में 3 साइंटिस्ट के नाम भी मिलते हैं। वैसे मेनली जो साइंटिस्ट थे वो यही 2 साइंटिस्ट थे, जो हेड थे, उनके अंडर में दूसरे रिसर्चर्स भी थे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, किसने दी? 1954 में दी, एफ हक्सले और एच.ई. हक्सले ने। आगे बढ़ते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी क्या है, मैंने आपको बता दिया है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसका पूरा क्या मैकेनिज्म है ये हम स्टडी करते हैं। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी को दोस्तों समझने के लिए हमें पूरे मसल स्ट्रक्चर को पहले समझना पड़ेगा, तभी हम इस पूरी थियोरी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? एक थिन और थिक फिलामेंट होते हैं जिसे हम एक्टिन और मायोसिन बोलते हैं। उन दोनों फिलामेंट की वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। उनके स्लाइड करने की वजह से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो क्योंकि वो थिन और थिक फिलामेंट है, इसी वजह से इसका नाम भी स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी है, क्योंकि वो दोनों फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम मसल के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। वैसे मसल के स्ट्रक्चर को दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बहुत डिटेल में समझाया है, लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ा थोड़ा बस ऊपर से समझा दूंगा, ताकि आपको इतना समझ आ जाए कि आप स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी को अच्छी तरीके से समझ सकें। आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। आई बटन पर ऊपर आपको मिल जाएगी, जहाँ मैंने मसल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अब हम स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं, और स्केलेटल मसल का आपको पता है ये हमारी बोन से अटैच होती है। तो यहाँ पर मैंने ये बोन बना दी है, ये बोन है हमारी, बोन से हमारी ये स्केलेटल मसल अटैच है। किसके थ्रू अटैच है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है टेंडन। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, टेंडन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को मसल से अटैच करता है। हमारी स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करने वाला कनेक्टिव टिश्यू टेंडन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल कि ये है टेंडन, ये है हमारी मसल। अब जब इस मसल को हम, इसका क्रॉस सेक्शन जब हम देखते हैं, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, तो हमने देखा कि इस मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट हैं। मसल के अंदर मसल बंडल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे। एक मसल बंडल को हमने नाम दिया फेसिकल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने जब मसल बंडल को जूम करके देखा, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा जब हमने, तो हमने देखा कि इसे और नज़दीक से देखने में हमें पता चल रहा है कि मसल बंडल के अंदर, एक मसल बंडल के अंदर यानी फेसिकल के अंदर मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं बहुत सारे। क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। मसल फाइबर को हम मसल सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो मसल की सेल क्या है? मसल फाइबर ही मसल की सेल होती है। उसके आगे हमने देखा कि ये जो मसल फाइबर है, इसके अंदर भी छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट हैं, जिसका नाम हमने दिया मायोफाइब्रिल। ये क्या है? मायोफाइब्रिल। ये बहुत ही मतलब थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स बोल सकते हैं आप इन्हें, एक थिन ऑर्गेनेल है जो मसल सेल के अंदर होता है, मायोफाइब्रिल। अब मायोफाइब्रिल किससे मिलकर के बना हुआ है? मायोफाइब्रिल मिलकर के बना हुआ है 2 फिलामेंट से, 2 प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है एक्टिन और मायोसिन, जिनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। यही एक्टिन और मायोसिन ही आज की वीडियो का हमारा मेन पॉइंट है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर वहीं एक्टिन और मायोसिन
जिनमें से एक थिक फिलामेंट है, एक थिन फिलामेंट है। ठीक है, तो ये इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे। आपको नाम पता चल गया, मसल के अंदर फेसिकल है, फेसिकल के अंदर मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल है, और मायोफाइब्रिल के अंदर फिर एक्टिन और मायोसिन आती है, और सार्कोमेयर इसके अंदर होता है। बहुत सारे सार्कोमेयर से मिलकर के ही मायोफाइब्रिल बना हुआ होता है। क्या है सार्कोमेयर, वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर डिटेल में। ठीक है, एक चीज़ आप और समझ लें, ये जो हमारी मसल होती है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। पूरी मसल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एपिमाइजियम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो फेसिकल है उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसे बोलते हैं हम पेरीमाइजियम। यानी सबसे पहले मसल के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसके बाद जो मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट हैं उन सभी बंडल्स के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं पेरीमाइजियम। अब हमने देखा कि ये जो मसल बंडल्स, एक मसल बंडल है इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। अब मसल फाइबर्स के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोमाइजियम। चारों तरफ है ये, मतलब पूरे इसके ऊपर है। मैंने यहाँ सिर्फ पहचान के लिए बनाया, ये यहाँ भी है, ये पूरा यहाँ भी है ना। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है एंडोमाइजियम। तो नाम आसान है, एपिमाइजियम, पेरीमाइजियम, एंडोमाइजियम। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो हमारी मसल सेल है, मसल सेल के बारे में हम थोड़ा सा अंदर घुसेंगे, क्योंकि जब हम सेल की बात करते हैं तो हम सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फ्लूइड होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मसल सेल के अंदर, न्यूक्लियस होता है मसल सेल के अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या है हम देख लेते हैं। मसल सेल के अंदर ये स्केलेटल मसल का सेल है, हम मसल फाइबर की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडोमाइजियम के नीचे भी एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान से समझेंगे जब तक नहीं, जब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो सार्कोलेमा हम बोलते हैं, इसके अंदर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सार्कोलेमा बोलते हैं। उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी, हमने देखा कि जो मसल सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी मसल की सेल है ये एक स्पेशल टाइप की सेल होती है। तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसके माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सार्कोसोम। सार्कोसोम। ठीक है, ये सारे नाम आप याद रख लें क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है ना, होता है ना। तो जो मसल सेल है उसके अंदर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक, नीचे लिख देता हूं मैं, रेटिकुलम, SR लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता है, कैल्शियम आयंस होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि इसके पास कैल्शियम आयंस है इस वजह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि अभी आगे काम आने वाला है हमारे, तो इसे आप ध्यान रखेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और होती है, मसल के अंदर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होती है। सॉरी, मसल सेल के अंदर आपने देखा होगा जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसमें एक फ्लूइड भी होती है। अब उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, तो इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम इस फ्लूइड को, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब मैंने जैसा कि बताया कि जो हमारी मसल सेल होती है वो कैसी होती है, वो एक स्पेशल टाइप की सेल होती है। तो उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नहीं होता। जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो आपने आमतौर से देखा होगा कि सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। एक ही न्यूक्लियस की आपने स्टडी करी होगी आमतौर से, अगर आपने बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करी है कभी, तो आपने सिर्फ देखा होगा कि एक सेल होता है मसल के अंदर। तो नहीं, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, आपने ये स्टडी करा होगा, है ना। लेकिन जो मसल का सेल होता है वो मल्टी न्यूक्लियोइड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस उस मसल सेल के अंदर होते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी और है, ये कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लियोइड
होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने 5 पॉइंट लिखा दिए। मल्टीन्यूक्लियोइड होता है। इसके अलावा जो हमारी पूरी मसल होती है, इसकी अगर कुछ और प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो क्या प्रॉपर्टी है हमारी, ये वॉलंटरी होती है नेचर में, मतलब हमारी मर्जी से चलती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम चाहेंगे जब ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब हम चाहेंगे जब ही रिलैक्स होगी। ठीक है, तो ये वॉलंटरी नेचर में होती है, ये चीज़ आपको पता चल गई। ठीक है, ये हम सारी चीज़ें बात कर रहे हैं हम स्केलेटल मसल के बारे में। ठीक है, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आगे काम आने वाला है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क पूरा बिछा हुआ है एक सेल में। ठीक है, जिसके पास कैल्शियम आयन्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मसल है। मसल के अंदर क्या चीज़ होती है? मसल फाइबर्स होते हैं, सॉरी मसल बंडल्स होते हैं। मसल के अंदर क्या है? मसल बंडल्स हैं। मसल बंडल्स यानी फेसिकल्स, फेसिकल होते हैं ना, ब्रैकेट में लिख देता हूं चलो मैं। ठीक है, अब फेसिकल के अंदर जब हमने देखा तो फेसिकल के अंदर क्या है? फेसिकल के अंदर है मसल फाइबर। ठीक है, और मसल फाइबर क्या होता है? मसल फाइबर होता है मसल सेल। मसल सेल को ही तो हम मसल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, अब मसल फाइबर के अंदर भी क्या होता है? मसल फाइबर के अंदर होता है मायोफाइब्रिल। ठीक है, और यही आज की वीडियो में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मायोफाइब्रिल। ये जो मायोफाइब्रिल है, ये मायोफाइब्रिल, इसके बारे में ही हम मेनली इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ एक समरी थी, समझने के लिए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ये तो आपने सिर्फ स्टार्टिंग की चीज़ें पढ़ी। अब हम इसके अंदर घुसेंगे, इसमें क्या क्या है, मायोफाइब्रिल के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से आए मसल, मसल बंडल, मसल फाइबर और मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल के अंदर है सार्कोमेयर। क्या है सार्कोमेयर? चलिए पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ये क्या है? जब हमने मायोफाइब्रिल के अंदर और इसे नज़दीक से देखा, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखा, तो हमने देखा कि इसके अंदर डार्क और लाइट कलर के सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। डार्क कलर, लाइट कलर, डार्क कलर, लाइट कलर, डार्क कलर, लाइट कलर। इसी तरीके से हमने पूरे इसमें सेगमेंट्स देखे, तो हमने इनका एक नाम दे दिया। हमने नाम दे दिया कि जो डार्क कलर के सेगमेंट्स हैं वो ए बैंड हैं, जो लाइट कलर के सेगमेंट्स हैं वो क्या हैं? आई बैंड। तो डार्क, लाइट, डार्क, लाइट, डार्क। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है? लाइट और डार्क कलर के सेगमेंट्स प्रेजेंट है। ये चीज़ हमने इसके अंदर देखी। अब हमने एक चीज़ और देखी कि ये जो आई बैंड है, इसे एक लाइन क्रॉस करती हुई आ रही है, जिसका नाम हमने क्या दिया? जिसका नाम हमने दिया जेड लाइन। बस सिर्फ मैं जेड लिख देता हूँ, इसका नाम हमने दिया जेड लाइन। ये जो आई बैंड है, इसके बीच में एक लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है, जिसका नाम हमने दिया जेड लाइन। उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी, हमने देखा कि ये जो ए बैंड है, ए बैंड के बीच में से भी एक लाइन इसे इंटरसेक्ट करती हुई आ रही है, जिसका नाम हमने दिया एम लाइन। और हमने देखा कि ये जो जेड लाइन है, ये क्या कर रही है? जेड लाइन के ऊपर प्रोटीन्स लगे हुए हैं। ये प्रोटीन्स आपको नजर आ रहे हैं। ये प्रोटीन क्या है? ये है एक्टिन। ये प्रोटीन क्या है? ये जो जेड लाइन आ रही है, इनके ऊपर जो प्रोटीन लगे हुए हैं, ये प्रोटीन है एक्टिन। मैं नाम लिख देता हूं, ये है एक्टिन। ये भी क्या है? एक्टिन। तो जेड लाइन के ऊपर जितने भी प्रोटीन लगे हुए हैं, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जेड लाइन क्या कर रही है? इनके ऊपर लगे हुए हैं। हम जैसे कोई चीज़ है, मान लेते हैं ये मार्कर हैं, अब ये हवा में तो लटकेंगे नहीं, इन्हें कोई संभालने वाला चाहिए। तो ये एक थ्रेड इन्हें संभाले हुए हैं, इन्हें बांधे हुए एक तरीके से। तो ये जेड लाइन वही काम कर रही है, इन्हें बांध करके रखा हुआ है, इसने संभाले हुए, इधर उधर नहीं जाना तुम्हें। ठीक है, और हमने देखा कि ये जो एम लाइन है, इनके ऊपर भी प्रोटीन लगे हुए हैं, जिनका नाम है मायोसिन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस प्रोटीन का नाम मान लेते हैं मायोसिन। ये जितने भी प्रोटीन है, ये है मायोसिन, जो मैंने रेड कलर से बना रखे हैं। मायोसिन बीच में है और इधर किनारे किनारे क्या है? एक्टिन प्रोटीन है। अब हमने ये रियलाइज़ किया
कि जो एक्टिन प्रोटीन है वो तो थिन है और जो मायोसिन प्रोटीन है वो क्या है, थिक है। तो हमने एक्टिन प्रोटीन को बोल दिया कि ये थिक फिलामेंट है और मायोसिन को हमने बोल दिया कि ये मायोसिन को बोल दिया हमने ये थिक फिलामेंट है और एक्टिन को बोल दिया ये थिन फिलामेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। एक्टिन आई बैंड पर लगे हुए प्रोटीन है, मायोसिन जो ए बैंड को लाइन क्रॉस कर रही है, एम लाइन, उस पर लगे हुए प्रोटीन है। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि एक्टिन मायोसिन कहाँ पर प्रेजेंट है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, इस पूरे एरिया को, जो दो जेड लाइन के बीच वाला एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सार्कोमेयर। तो मैंने क्या बताया था, ये जो मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे सार्कोमेयर प्रेजेंट हैं जिनके अंदर लाइट और डार्क कलर के कुछ सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है, बहुत सारे सार्कोमेयर से मिलकर ही ये मायोफाइब्रिल बना हुआ है। अभी लाइट और डार्क कलर के सेगमेंट क्या है, तो लाइट कलर का सेगमेंट है हमारा आई बैंड, डार्क कलर का सेगमेंट है हमारा ए बैंड। ए बैंड डार्क कलर का क्यों दिख रहा है, ए बैंड डार्क कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर एक तो ये थिक फिलामेंट है और ऊपर से एक चीज़ और है, ए बैंड में क्या हो रहा है, ए बैंड में एक्टिन भी प्रेजेंट है, मायोसिन भी प्रेजेंट है ना। दिख रहा है ना आपको कि ए बैंड तो यहाँ से शुरू है लेकिन इसके अंदर कुछ पार्ट एक्टिन वाला भी आ रहा है और मायोसिन तो है ही है, और बीच का कुछ ऐसा पार्ट भी है जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्टिन ही है। लेकिन आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक्टिन ही है और वो भी कैसे है, थिन है, तो इस वजह से ये लाइट कलर का हमें दिख रहा है। ठीक है, तो लाइट और डार्क कलर होने का क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि यहाँ पर थिन फिलामेंट है और अकेले हैं, यहाँ पर थिक फिलामेंट है वो भी अकेले नहीं है, एक्टिन और मायोसिन दोनों हैं यहाँ पर, इस वजह से डार्क हमें दिखता है और ये थिक भी है इस वजह से भी। ठीक है, एक चीज़ हमें यहाँ और समझनी है कि ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ तक मायोसिन, एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। अब ये बीच वाला पोर्शन जो है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है उसे हम यहाँ बोलते हैं एच जोन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे हम बोलते हैं एच जोन। ठीक है, ये है हमारा एच जोन। तो अब ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए कि एक सार्कोमेयर को हम, एक सार्कोमेयर क्या है, सार्कोमेयर इज द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन्स। ये जो दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस है इसे ही हम सार्कोमेयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई है। अब ये जो सार्कोमेयर है, इसी तरीके से एक सार्कोमेयर यहाँ भी होगा, इसी तरीके से एक सार्कोमेयर यहाँ भी होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब हमें मेनली क्या पढ़ना है कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, यही तो मेन पॉइंट है हमारा समझने का कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो मायोसिन है, मायोसिन के ऊपर आपको कुछ हेड्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये क्या करते हैं, एक्टिन को यहाँ से पुल करके एम लाइन के नज़दीक लेकर आते हैं। ये बीच वाला लाइन है, क्या है ये, एम लाइन है। ये मैंने आपको अभी बताया था, ये लाइन जा रही है, ये एम लाइन है। एम लाइन के नज़दीक इनको लेकर के खींच करके आता है कौन, मायोसिन के ऊपर कुछ हेड्स लगे हुए होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मायोसिन है तो इसके ऊपर कुछ हेड्स लगे हुए हैं। अब ये क्या करते हैं, इसके साथ क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है जो इसे खींच कर पुल करके यहाँ तक लेकर आ जाता है, फिर इसे यहाँ तक लेकर आ जाता है, इसे यहाँ तक खींच कर लाता है। तो ये आपस में ऐसे, मतलब इसे खींच करके, ये यहाँ है तो इन्हें खींच करके और क्लोजर लेकर के आ रहा है। कौन लेकर के आ रहा है, मायोसिन के हेड लेकर के आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ समझाया। तो अब इस मायोसिन और एक्टिन के स्ट्रक्चर को दोस्तों हम थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे स्लाइड कर पा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और इसी स्लाइडिंग की वजह से ये पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल हो पा रहा है। तो मैं आपको एक डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। पहले मायोसिन को ही समझ लेते हैं। मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मायोसिन में ये मायोसिन है, ठीक है, ये है मायोसिन के हेड। ठीक है, मायोसिन का ये है, क्या है, हेड है, ये है नेक, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम टेल। ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों याद रखनी है। मायोसिन के 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, टेल। इसका स्ट्रक्चर अब मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके अंदर भी घुसकर हम देख रहे हैं, इसे भी जूम करके मैं बता रहा हूँ कि ये जो मायोसिन है एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो ये मायोसिन मैंने बना दिया, ये मैंने 2 स्ट्रैंड्स से बना दिए, और ये है इसका हेड, नेक, टेल हो गया ये।
ठीक है, इसे इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं अगर आसान तरीके से आपको समझना है। ये क्या है, इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि ये हो गया इसका हेड, ये होगी इसकी नेक और ये होगी टेल। ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसी से समझा रहा हूँ। अब इसके जो हेड होते हैं इनके अंदर एटीपी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। क्या होता है, इसके हेड के अंदर एटीपी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। एटीपी क्या करती है, एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है। अब ये जो इसके हेड है, ये जब इसे इधर पुल करेंगे तो भैया पुल करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी से मिलेगी एटीपी से। तो ये एटीपी से एनर्जी मिलने के बाद एक्टिव हो जाते हैं। अब ये इनएक्टिव है क्योंकि इन्हें एनर्जी नहीं मिली, आपको खाना नहीं मिलेगा, आप क्या रहेंगे, बिल्कुल इनएक्टिव रहेंगे। आपको कोई खाना दे दे तो आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। तो यही चीज़ इनके साथ है, इन्हें आप एटीपी दे देंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे। तो जब एटीपी इन्हें मिल जाता है तो ये इन्हें इस तरीके से खींच लेते हैं। लेकिन कैसे कैसे खींचते हैं वही चीज़ें हमें समझनी है। अब ये क्या करते हैं, इनके जो हेड हैं इसके पास क्या है, एटीपी है। एटीपी जब ब्रेक हुआ तो किस में ब्रेक होगा, एटीपी प्लस पीआई में ब्रेक हो जाएगा। ये क्या है, ट्राइफॉस्फेट है। अब जब ये ब्रेक होगा तो एटीपी पीआई में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो गया। तो इससे क्या हुआ, इसे एनर्जी मिल गई। अब जब इसे एनर्जी मिल गई तो इसने क्या किया, ये जो एक्टिन है, एक्टिन को पुल करना शुरू करा। अब पहले एक्टिन का स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये था मायोसिन। एक्टिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे मान लेते हैं ये एक स्ट्रैंड मैंने बना दिया, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं। अब एक्टिन में आपको ध्यान रखना है कि एक्टिन 2 एफ स्ट्रैंड्स इसके अंदर होते हैं। एक्टिन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा आप, है ना। आप इसे अपनी कॉपी पे डायग्राम बना लें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप बाद में भी देख सकेंगे। 2 एफ स्ट्रैंड्स हैं। अब ये क्या करता है, इसका हेड क्या करता है, इसमें कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर ये अपने क्रॉस ब्रिजेस बनाता है। मतलब इसका हेड यहाँ पर जाकर के मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये मायोसिन है। मायोसिन का हेड यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बनाकर इसे इधर को पुल करेगा, इसे इधर को पुल करेगा, है ना, क्योंकि इसके पास एटीपी आ गई है। तो ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था। लेकिन ये जो 2 एफ बैंड्स है ये एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है, इन एफ बैंड्स के ऊपर एक स्ट्रैंड और होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रोपोमायोसिन से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, इसे बार बार पुल करता रहेगा, हिलाता रहेगा, जिसकी वजह से हमारी मसल हर टाइम कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी। तो ऐसा तो नहीं होता, हमारी मसल हर टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट, ये अपने आप, इसके पास एक चीज़ और है, वो क्या है, ट्रोपोमायोसिन। थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा आप, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है दोस्तों। तो अब ये इसे यहाँ इन एरियाज़ को जहाँ से ये अपना हेड इसमें लगाता था, मतलब किसी के कोई ऐसा एरिया जहाँ पर अपना सिर घुसा करके उसे पुल कर रहा है, तो उन एरियाज़ को इसने कवर कर लिया। अब क्या हुआ, ये प्रोटेक्ट हो गया। ये प्रोटेक्ट करने के अलावा ये क्या काम करता है, उन एरियाज़ में जहाँ से क्रॉस ब्रिजेस बना रहा था, क्रॉस ब्रिजेस बना रहा था, वहाँ पर क्या करता है, कुछ कैप्स भी लगा लेता है। कुछ कैप्स भी होते हैं मैं बना, का क्या नाम है, ये है ट्रोपोनिन। तो अब इन कैप्स के होने की वजह से और ट्रोपोमायोसिन होने की वजह से, यानी कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होने की वजह से ये इसे पुल नहीं कर सकता, भले ही इसके पास एटीपी हो, भले ही इसके पास एनर्जी हो, फिर भी इन्हें पुश पुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब जैसे एक रस्सी बंधी हुई है, आप इसे रस्सी समझ लीजिए कि ये रस्सी बंधी हुई है, उसके ऊपर एक टाइट रस्सी और लगा दें, हम फिर कैप भी लगा दें उन एरियाज़ पर जहाँ से वो इसे क्रॉस ब्रिजेस बना रहा था, तो क्या होगा, ये क्रॉस ब्रिजेस नहीं बना पाएगा। क्रॉस ब्रिज का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं, क्रॉस ब्रिज का क्या मतलब है, क्रॉस ब्रिज का मतलब है, आप देखते होंगे जैसे 2 खाई है, मान लेते हैं कि ये 2 खाई है, अब इसके ऊपर हम एक ब्रिज बना लेंगे, है ना, तो क्या हो गया, इस खाई को हमने क्या
मतलब क्रॉस करने के लिए ब्रिज बना लिया। तो आप उस तरीके से इसे भी समझ सकते हैं कि फ्री स्पेस में इसने क्रॉस ब्रिज बना करके इसे पुल कर रहा है। क्रॉस ब्रिज उसे ही बोलते हैं कि अपना हेड को उस एरिया में लगा करके इसे पुल करे, उसे ही हम क्रॉस ब्रिजेस बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि ये जो इसके पास एटीपी मॉलिक्यूल है ये एक्टिव हो जाएगा और ये जो ट्रोपोनिन है ये इसे क्रॉस ब्रिजेस बनाने नहीं दे रहा है। तो क्रॉस ब्रिजेस अब बनेंगे कैसे? वो बनेंगे कैल्शियम की वजह से। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो कैल्शियम होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अब जब हमारा ब्रेन ऑर्डर देगा, हमारा ब्रेन जब ऑर्डर देगा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हो जा, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट हो जा, तो क्या हुआ, हमारे ब्रेन ने ऑर्डर दिया, न्यूरोट्रांसमीटर ने अपना काम किया। हमारी सबसे पहले क्या हुआ, हमारे ब्रेन ने ऑर्डर दिया, नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, है ना, नर्व इम्पल्स जनरेट हुई। उसके बाद हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसने क्या काम किया, न्यूरोट्रांसमीटर ने जो मतलब मैसेज है उसे आगे तक पहुंचाया, है ना, यही तो काम होता है। अब वो नर्वस सिस्टम की बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। मेन चीज़ आप इतना समझ लीजिए कि हमारे ब्रेन ने ऑर्डर दिया, ब्रेन ने ऑर्डर दिया तो हमारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जो कि हमारे मसल सेल के अंदर था, मैंने बताया था मसल सेल के अंदर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरे एक नेटवर्क बिछा होता है, जाल बिछा होता है जिसके अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब वो उनका क्या काम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम आयंस है, ब्रेन ने ऑर्डर दिया तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम आयंस को रिलीज कर दिया। जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज हुए उन्होंने क्या काम किया, इन्हें हटा दिया, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को हटा दिया और ये इनका रास्ता खुल गया और ये इजीली इसके साथ क्रॉस ब्रिजेस बना पाया। ठीक है, समझ रहे हैं आप कैसे कैसे हुआ है सब कुछ। सबसे पहले इसे एटीपी की रिक्वायरमेंट हुई, इसे एटीपी मिल गई क्योंकि इसका जो हेड है इसके पास एटीपी बाइंडिंग कैपेसिटी है। इसमें एटीपी जब यहाँ ब्रेक डाउन हुआ तो ये एडीपी पीआई में कन्वर्ट हुआ, जिससे क्या हुआ, बहुत सारी एनर्जी निकली तो ये एक्टिव हो गया इसका हेड। और जब इसका ये हेड मतलब ये इसका ये वाला पार्ट एक्टिव हो गया तो ये यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बनाने गया। और क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट हुई, कि क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए रिक्वायरमेंट हुई कैल्शियम आयंस की, क्योंकि कैल्शियम आयंस जब तक नहीं आएंगे तब तक ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से नहीं हटने के। ठीक है, तो कैल्शियम आयंस आए, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट गए और जब वो अपनी जगह से हट गए तो ये जो दो एफ एक्टिन थे इन्होंने इसे जगह दे दी कि हाँ भैया आप आ जाओ, आप कॉन्टैक्ट हो सकते हो, क्योंकि ये दोनों हट गए हैं। और ये इसने क्रॉस ब्रिज बनाया और इसने इसे पुल करा और ये क्या हुआ, ये एम लाइन के नज़दीक आ गया। तो ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके भी देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसके पास एटीपी है, एटीपी की वजह से इसे एनर्जी मिली, एडीपी पीआई में ये ब्रेक डाउन हुआ तो इसे एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिलने के बाद ये एक्टिव हो गया, इसने यहाँ से क्रॉस ब्रिज बनाया, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए इसे यहाँ पर जगह चाहिए होगी, जगह ये इन्होंने इसे प्रोटेक्ट कर रखा है ताकि ये क्रॉस ब्रिज ना बना सके। अब इन्हें हटाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी कैल्शियम की। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा हमें, कैल्शियम मिलेगा हमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम यहाँ तक कैसे आया, हमारे ब्रेन ने ऑर्डर किया थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हमारे यहाँ तक ऑर्डर पहुँचा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम आयन को रिलीज़ किया, कैल्शियम आयन को रिलीज़ करते ही इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और ये क्रॉस ब्रिज बना पाया। ठीक है, तो यही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जब ये क्रॉस ब्रिज बनाएगा तो ये इसे नज़दीक लेकर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। अगर ये पूरा प्रोसेस ना हो हमारी मसल के अंदर तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती है। तो आपको पता चला कैल्शियम आयन की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में। विदाउट कैल्शियम आयन हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। और इसका एक रीज़न दोस्तों और हो सकता है फटीग। जब बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है तो भले ही कैल्शियम आयंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो हमारी बॉडी में, लेकिन फटीग होने की वजह से क्या होता है, एटीपी का लॉस होता है।
तो उसकी वजह से भी एटीपी की एब्सेंस की वजह से भी ये इनएक्टिव, क्योंकि एक्टिव नहीं हो पाएगा, इसे तो एटीपी की रिक्वायरमेंट है। अब फटीग की वजह से एटीपी हमारी खत्म हो रही है मसल के अंदर से, तो उस टाइम भी हम चाह कर भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, कम कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते जब बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है तो, है ना। तो ऐसी भी सिचुएशन आती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझ आ गया अच्छे से। मैंने आपको क्या बताया है, मैं एक बार इसके कुछ 3 पॉइंट दोस्तों आप और ध्यान रख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये नोट करने वाली हैं, आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये कैसे हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है। किसका, एक्टिन के जो मायोसिन के जो हेड है उसका क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है, किसके साथ, इसके साथ हो रहा है। जो एफ एक्टिन है उनकी जो बाइंडिंग साइट है वो साइट है जहाँ पर ये बाइंड हो रहा है, बाइंड होकर के क्रॉस ब्रिज बना रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप है अटैचमेंट, मतलब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, यहाँ जाकर अटैच हुआ और इसने क्रॉस ब्रिज बना दिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, पावर स्ट्रोक। अब इसने क्या करा, पावर लगाई, पावर लगाकर इसे इधर पुल किया, यहाँ से पावर लगाई और इसे पुल किया इधर की तरफ, इधर से पावर लगाई इसे इधर पुल किया, तो पावर लगाई तो ये एक क्लोजर हो गए ये, है ना। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हो गया पावर स्ट्रोक। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है डिटैचमेंट। अब वो क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। अब डिटैच होने का भी क्या प्रोसेस है, हमारा ब्रेन ऑर्डर करेगा कि अब डिटैच हो जाओ, तो क्या होगा, ये कैल्शियम आयंस वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे, और जब ये वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे तो दोबारा से ये जो ट्रोपोनिन है जो कैप से यहाँ पर लगे हुए थे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो ट्रोपोमायोसिन है जो एक इसे प्रोटेक्ट कर रही थी ये भी दोबारा से यहाँ पर आ जाएगी, तो ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन नहीं कर सकेगा, तो इस वजह से हमारी मसल रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप भी आपको समझ आ गए। अटैचमेंट जिसका नाम मैंने बताया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, दूसरा स्टेप है पावर स्ट्रोक, और तीसरा स्टेप है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या है, रिवर्स पूरा सब कुछ हो रहा है, हमारा ब्रेन कह रहा है रिलैक्स हो जाओ। जैसे हमारे ब्रेन ने ऑर्डर करा, कैल्शियम आयंस वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले गए। ठीक है, और यहाँ से ये इनएक्टिव हो गया, क्रॉस ब्रिज नहीं बना पाया। तो ये है दोस्तों पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है। मुझे लगता है कि आपको एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया है, एक पॉइंट क्लियर हुआ है, और अभी भी कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया है ये चीज़, तो आप कमेंट में दोस्तों ज़रूर पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगा दोस्तों। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।